नमस्कार दोस्तों। तो फिर उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो ये आपका सुपर सेट यानी ये सुपर सेट जो दूसरा है टॉप 50 का, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपको केवल इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप अपना सेल्फ रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आज देखते हैं आप इन क्वेश्चनों में कितने सही करते हैं और कितना स्कोर आप लाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट वही है, आपको नोटबुक निकालना है और नोटबुक में सीधा आपको कॉलम बनाना है। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, आपने क्या आंसर लगाया है वो, और सही है तो राइट और गलत है तो ये, ताकि आपको आंसर चेक करने में आसानी हो जाए। एक्चुअली चेक तो अपने हाथ सीधा जल्दी हो जाता है, लेकिन आपको कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है, केवल और केवल अपना रिवीजन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैनो मटेरियल का एक उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण नहीं है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि कौन सा नैनो मटेरियल का एक उदाहरण नहीं है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि क्या ग्राफीन है, फुलरीन है, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं या ग्रेफाइट है। तो ये पूछा जा रहा है कि नैनो मटेरियल जो है वो नैनो मटेरियल का इनमें से कौन सा एक उदाहरण नहीं है। तो आप जानते हैं नैनो मटेरियल क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो पहले आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका आंसर क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, आपको पता होगा कि नैनो मटेरियल वो होता है जिसका आयाम 0 से 100 के बीच होता है। ठीक है, इसलिए आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर आपने चेक कर लिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की किस अवस्था को संदर्भित करता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ा होना चाहिए, आपको पता है। तो पहले आप आंसर लगा लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की किस अवस्था को संदर्भित करता है। तो आंसर इसका है डी। ठीक है, पदार्थ का निम्नतम तापमान क्वांटम अवस्था, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के अंतर्गत आता है। वैसे आपको पता होगा पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, और चौथी आपकी जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, और 5वीं अवस्था आपकी ये है, ये भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था। तो स्टैटिक जो हम पढ़ते हैं उस स्टैटिक्स फॉर्म में ये भी आप पढ़ते हैं कि कौन सा, जैसे पंडित विश्व मोहन भट्ट किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो आपको पता चल गया होगा कि मोहन बीड़ा से संबंधित हैं। लेकिन आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है वो और कौन कौन से पुरस्कार विजेता है, क्योंकि एग्जाम में की ये पहली पसंद हो गई है कि आपसे ये जरूर पूछा जाए कि आप जिस व्यक्ति को जानते हैं वो उसको कितना आप जानते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था। ठीक है, क्या ग्रैमी जीता था, या संगीत नाटक अकेडमी जीता था, या ऑस्कर अवार्ड जीता था, या संगीत कलानिधि पुरस्कार जीता था। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, और आंसर है पहला, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, चलिए तो इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन से वादक थे, तो मोहन वीणा वादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था। ये आपको बताना है कि गोल्फ क्लब भारत का जो है वो किस शहर में था। तो अच्छी तरह से आपको पता होगा, क्या वो कोलकाता में है, या शिमला में है, या मैसूर में है, या गुलमर्ग में है। ठीक है, तो आपने आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर है कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक में प्रकाश का उपयोग करके न्यूरॉन्स की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है,
कि ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक में प्रकाश का उपयोग करके न्यूरॉन्स की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए किस प्रोटीन का उपयोग करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जिसका आंसर आपने लगा लिया होगा। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप उस चीज़ों को याद भी करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, चैनल रोडोप्सिन। ठीक है, चैनल रोडोप्सिन जो प्रोटीन है उसका उपयोग किया जाता है। तो अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चनों को आप पॉइंट आउट करते रहें और उनका रिवीजन भी करें। और भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा खुद से मेहनत करें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है तो आप वेट कीजिए, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है, जो कि आपको पहले से पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन कठिन ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन सरल भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन भी होते हैं, और सरल और कठिन क्वेश्चनों की एक ही नज़रिया होता है कि जो आपने पढ़ा हुआ होता है, आपको आता है तो वो सरल होता है, जो नहीं पढ़ा हुआ होता है, आपकी पहुंच में नहीं पहुंचा हुआ क्वेश्चन होता है, तो वो आपके लिए कठिन होता है। और जीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्या कठिन है क्या सरल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो मधुबनी कला का संबंध सीधे सीधे आपको पता होगा कि बिहार से है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी रिवीजन में ध्यान रखना है, क्या आपको सभी क्षेत्रों से या सभी कुछ महत्वपूर्ण कलाएं जो हैं जो फेमस हैं वो भी आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उससे संबंधित फैक्ट को समझना है और क्वेश्चनों को करना है। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी, यानी रानी लक्ष्मीबाई की जो शहादत थी वो कब हुई थी। ठीक है, तो क्या 1853 में, 1885 में, 1858 में, 1835 में। तो आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में शामिल हुई थी। ठीक है, तो इनकी शहादत जो हुई है 1858 में हुई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला हिमालय की किस एक श्रेणी का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका हिस्सा है या भाग है। तो क्या वो शिवालिक का है, ट्रांस हिमालय का है, मध्य हिमालय का है, या निम्न हिमालय का है। तो आपको अच्छी तरह से सोच समझ के आंसर देना चाहिए, गलती ना करें। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि निम्न हिमालय। ठीक है, धौलाधर पर्वतमाला हिमालय की श्रेणी में है, तो निम्न हिमालय श्रेणी में। बाकी आप श्रेणियों का अध्ययन करते रहें इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में निम्न में से सत्य कथन को चुनें। ठीक है, अब आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सतर्कता से करने चाहिए। ठीक है, जैसे कौन सा कथन सत्य है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय क्या ढाका बांग्लादेश में स्थित है, क्या ये सच है। बिम्स्टेक का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, क्या ये कथन सत्य है। या सार्क संगठन में 8 सदस्य देश हैं, क्या ये सत्य है। क्या सार्क संगठन में 7 सदस्य देश हैं, क्या ये सत्य है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सार्क संगठन में 8 सदस्य देश शामिल हैं। और अगर आपसे इसी प्रकार पूछा जाए यहीं से कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से तैयारी करते रहें, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय काठमांडू नेपाल ना होकर कहाँ पर है, तो वो ध्यान रखना है आपको, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, तो ढाका कहाँ पर है, तो सबको पता है बांग्लादेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर तैयार हैं तो बढ़िया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा तैयारी करना शुरू कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यानी आपको ध्यान रखना है 17th यानी 70वां दादा साहब अवार्ड किसको मिला है, तो आप बता सकते हैं क्या अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, रजनीकांत या मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपने लगा लिया है चेक कर लेना, मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को निम्न में से किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर आता है तो बढ़िया है, आप आंसर जल्दी से दें। क्या ऊंटों के लिए, या ग्लेशियर के संरक्षण के लिए, या क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के लिए, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, आपने लगा लिया होगा। तो इसका सही जवाब अब हम आपको देते हैं, तो आपने अगर जो लगाया है तो आपका आंसर ये है सही, डी। ठीक है, चलिए आपको पहले पता है कि ये 2025 के लिए है ना, इससे पहले ऊंट का था। चलिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं। तो ये आपका लिए अच्छा क्वेश्चन है और आप अच्छी तरह से पता भी होगा। क्या राकेश वर्मा है, या मनोज मित्तल हैं, या विनोद अग्रवाल हैं, या माधवी पुरीबुच हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, तो सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, मनोज मित्तल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अमेरिकी म्यूजिशियन वो कौन है जिन्होंने वर्ष 2025 का ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, तो भारतीय मूल की अमेरिकी म्यूजिशियन वो कौन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है। तो आपको बताना है क्या वो चंद्रिका टंडन है, या त्रिवेणी टंडन है, या रवीना कौर है, या इंदिरा नूई है। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा और इसका आंसर है चंद्रिका टंडन। ठीक है, चलिए प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए साथियों। क्या नेफिथ्रोमाइसिन है, या एमोक्सिसिलिन है, या एजिथ्रोमाइसिन है, या सेफ्ट्रिएक्सोसोन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, उम्मीद है आप सही कर रहे होंगे। तो आंसर क्या है इसका, नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल कौन थे। ठीक है, ये क्या एक राजवंश जिसका पुरी में उदय हुआ था, या एक राजवंश जिसका पहली बार कंबोडिया में उदय हुआ, एक राजवंश जिसने पूर्वी भारत और बर्मा को मिलाया, एक राजवंश जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ। तो आपको बताना है कि ये पाल कौन थे। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, तो आपको ध्यान रखना है पाल एक राजवंश है जिसका उदय पूर्वी भारत, यानी कि पूर्वी भारत मतलब पूर्वी भारत के बिहार में। ठीक है, यानी पूर्वी बिहार में पाल वंश का उदय हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और पाल वंश की जो राजधानी कहाँ थी, तो आपको पता होगा मुंगेर। ठीक है कि नहीं, तो आप इस प्रकार से तैयार रहें। और पाल वंश के अगर संस्थापक भी आपको पता होगा, गोपाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयार रहना है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं और आपको अपनी तैयारी इसी प्रकार आगे बढ़ानी है। चलिए चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, या जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना है, या ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है, या औद्योगिक विकास को गति देना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपने लगा लिया होगा और इसका आंसर है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ह्यूरिस्टिक्स का क्या अर्थ है, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें ह्यूरिस्टिक्स का क्या अर्थ है आपको बताना है।
क्या ये समस्या हल करने की त्वरित तकनीक है, या डेटा विश्लेषण का तरीका है, या हार्डवेयर का उन्नयन करना इसका काम है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपने समझा होगा, अगर पढ़ा है तो आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर, सही आंसर है पहला, यानी समस्या हल करने की त्वरित तकनीक को ह्यूरिस्टिक्स में इसको शामिल किया जाता है। ह्यूरिस्टिक्स का जो अर्थ है वो क्या, समस्या हल करने की त्वरित तकनीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह कहा जाता है? ठीक है, या सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको पहले भी पता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? तो खुर्दा विद्रोह आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या वो उड़ीसा में, संयुक्त प्रांत में, मद्रास में, बंगाल में? यानी खुर्दा का विद्रोह कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो बात पहले तो संयुक्त प्रांत में हुआ था, वर्तमान जैसे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और ये खुर्दा क्षेत्र जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के आसपास है, यानी बुलंदशहर जिले के पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई। क्या वो 11 अक्टूबर 2014 को, या 28 अगस्त 2014 को, 23 जुलाई 2010 को, या 9 मई 2015 को? तो जो आपने पढ़ा होगा तो आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाया जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? वो आप इस प्रकार के क्वेश्चन अपनी सीरीज में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास में सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? क्या ईद उल फतर है, या ईद उल जुहा है, या मुहर्रम है, या बकरीद है? तो जो भी है आपने आंसर लगा लिया होगा और आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। सही आंसर है ईद उल फतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आपको नृत्य भी पूछा जा रहा है कि चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। क्या आपको पता है त्रिपुरा में है, राजस्थान में है, बिहार में है, गोवा में है? तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा। और ध्यान रखना है, आपको पूछा क्या गया है कि चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। तो चांग नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो इसका सही आंसर गोवा नहीं है, इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, तो गलती ना करें, जल्दबाजी में गलतियां बहुत होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलीय झील सांभर भारत के किस दिशा में स्थित है? यही पूछा गया है। तो आप अच्छी तरह से देखिए, सबको पता है क्वेश्चन का केवल ट्रेंड चेंज किया जाता है, क्वेश्चन वही रहते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन या उनकी भाषा को परिवर्तित करके पूछे जाते हैं। तो आपने जो पढ़ा है, खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलीय झील जो सांभर है वो भारत के कहाँ स्थित है? क्या वो उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है, या दक्षिण पूर्व में है? तो वैसे भी आपको पता है कि सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि राजस्थान जो है वो भारत के किस दिशा में है। तो आपको पता है कि राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। जैसे ही आप देखेंगे भारत का जो साउथ एरिया, तो जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ जो आसपास वाला क्षेत्र है, तो अगर हम मिडवेल से बांट दें तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र आ जाता है? उत्तर पश्चिम राजस्थान निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सभी क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, आज के बहुत शुरुआती क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी भी है। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। यानी आपने ये जल डमरू मध्य बहुत पढ़े होंगे,
बस केवल आपको ध्यान रखना है क्या आप इन क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हैं। अगर आप 50 में से जो भी स्कोर आपका आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट देकर, और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है या कमी कहीं महसूस कर रहे हैं तो आप तैयारी करना बहुत अति आवश्यक है। तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल समूह मध्य का नाम क्या है? तो जिब्राल्टर जल संधि आपने पढ़ी होगी, जो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम अन्य न्यायाधीश कितने शामिल होते हैं? यानी यहाँ पर क्वेश्चन आपको जरूर समझ लेना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अधिकतम अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप सबको पता होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश के साथ आपने जो आंसर लगा लिया है वो आप चेक कर सकते हैं। आंसर है 33, कि 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार से भारत में सर्वोच्च न्यायालय के में तो आप लोगों ने आंसर लगा लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आधुनिक भारत में आपको देखने को मिलता है इतिहास में। तो हड़प नीति जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपको ध्यान होगा कि आपने पहले पढ़ा है, शायद अब मैं बताता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। खुर्दा का विद्रोह था और दिमाग में खुर्जा आ गया। ठीक है, चलिए खैर आप लोग इसको सुधार लेना। चलिए, तो क्वेश्चन था 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि खुर्दा का विद्रोह जो 1817 में हुआ था वो हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सुधार लेना। ठीक, बाकी ये जो संयुक्त प्रांत में एक जो खुर्जा था वो चीनी मिट्टी या शारीरिक जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध था, वो ध्यान नहीं दिया। बाकी आप इसको सुधार कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक हो गया था? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दें। सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? यानी आपको बताना है सुंदरी जो वृक्ष हैं वो भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष आप जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, तो ध्यान रखें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, या मैंग्रोव वनों में, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, या कंटक वनों या झाड़ियों में। तो आपको केवल इतना पता करना है कि सुंदरी वृक्ष जो है वो भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष जो है वो इसका आंसर सही होगा क्या? मैंग्रोव वनों में, क्योंकि जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है, जैसे भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र जो है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि सुंदरी वृक्ष जो है वो मैंग्रोव वन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपको अच्छी तरह से याद होगा और आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर 1969 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैबर प्रक्रिया का उपयोग
किसके निर्माण के लिए किया जाता है, यानी आपको बताना है हैबर विधि या हैबर प्रक्रिया जो होती है वो किसके निर्माण में उपयोग उसका किया जाता है। तो क्या अमोनिया के निर्माण के लिए, या नाइट्रिक एसिड के निर्माण के लिए, या सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए, या क्लोरीन के। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, हैबर प्रक्रिया का उपयोग हम लोग अमोनिया के निर्माण के लिए करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, यानी तीसरी जो बौद्ध परिषद है उसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? क्या सम्राट अशोक के द्वारा, या हर्षवर्धन के द्वारा, या कनिष्क के द्वारा, या चंद्रगुप्त के द्वारा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर होगा अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो पहले भी आप क्लास में सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, रिवीजन वे पे आपका चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपका सीधा हो गया होगा, लगा लिया है। तो इसका आंसर क्या है? 1951 से 52 में पहले आम चुनाव हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? यानी अजमेर में का संबंध जो है, यानी इनमें से किस सूफी संत का संबंध अजमेर से है? क्या वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, या बाबा फरीद का, या बंदा नवाज गिसू दराज का, या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का? तो आपने पढ़ा होगा कि जो दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको पता होगा, क्या फारस है, गाउल है, मेसोपोटामिया है, या सीलोन है? तो ईरान का जो प्राचीन नाम था वो था फारस। ठीक है, आपको पहले बताया गया है। चलिए, निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? ये ध्यान रखना है, कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। ठीक है, तो क्या वो अमेरिका है, क्या वो अर्जेंटीना है, या भारत है, या चीन है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर अमेरिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अभी हाल में घोषणा की गई थी, विश्व बांस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आप सबको पता होगा, तो जल्दी से आप आंसर लगा लीजिए। तो आंसर इसका आपका पता है आप सबको, आपने क्या 30 दिसंबर, 10 मार्च, 18 सितंबर, या 10 जुलाई? तो आपको पहले ही बता गया है कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस हर साल मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। सुपर कंडक्टिविटी मुख्य रूप से किस तापमान पर प्राप्त होती है? ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी मुख्य रूप से किस तापमान पर प्राप्त होती है? क्या वो उच्च तापमान पर, या शून्य के करीब तापमान पर, या कमरे के तापमान पर, या द्रव नाइट्रोजन तापमान पर? तो आपको अच्छी तरह से आंसर लगा लिया होगा आपने, और सही आंसर इसका है शून्य के करीब तापमान जो होता है वो सुपर कंडक्टिविटी का मुख्य रूप से उस टेम्परेचर को प्राप्त कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल घटना क्षितिज क्या है? नहीं, ब्लैक होल घटना जो होती है वो क्षितिज क्या है? तो आपको समझना है, क्या वह क्षेत्र जहां प्रकाश भी नहीं बच सकता, या वह क्षेत्र जहां समय शून्य हो जाता है, या वह क्षेत्र जहां कोई भी वस्तु अंदर खींची जाती है, वह क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, ब्लैक होल घटना क्षितिज क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, कि वह क्षेत्र जहां प्रकाश भी नहीं बच सकता वो ब्लैक होल घटना क्षितिज होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं, आप थोड़ा इस पर जरूर ध्यान दें। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जरूर पढ़ें। ठीक है, तो CRISPR CAS9 ये तकनीक है। इस तकनीक का मुख्य रूप से उपयोग
किसमें होता है या क्या उपयोग है इसका, तो जो CRISPR-Cas9 तकनीक है, क्या वो जीनोम एडिटिंग में इसका उपयोग होता है, या एंजाइम संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, या प्रोटीन डिलीवरी में इसका उपयोग किया जाता है, या ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तो CRISPR जो Cas9 तकनीक है, इसका प्रयोग जीनोम एडिटिंग में किया जाता है। तो आपने अगर आंसर ही लगाया है तो सही है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका अंग में लिपिड संश्लेषण होता है? अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि किस कोशिका अंग में लिपिड संश्लेषण होता है। तो आपको बताना है, क्या वो चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या गोल्जी बॉडी में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको बहुत ही अच्छी से सावधान तरीके से ये क्वेश्चनों के जवाब देना है कि कोशिका अंग में लिपिड संश्लेषण होता है, तो वो कोशिका का अंग क्या है? तो आंसर इसका क्या होगा? चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 तक के अनुसार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो क्या वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी सितंबर 2024 में जो क्वाड शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण सम्मेलन हुआ है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? क्या वो भारत में किया गया है, या जापान में किया गया है, या अमेरिका में किया गया है, या ऑस्ट्रेलिया में किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, तो अगर आपको पता भी नहीं है तो पॉइंट आउट करके यानी पॉइंट नोट करके आप अच्छी तरह से इनको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? अभी आपको कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। क्या वो 23 अगस्त है, 22 जुलाई है, 1 जनवरी है, या 22 अक्टूबर है? तो इसका आंसर आपने लगा लिया है। आंसर क्या है? 23 अगस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉस का क्या अर्थ है? ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉस का क्या अर्थ है? यानी सॉस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, या सिस्टम एज अ सॉफ्टवेयर, या स्टोरेज एंड एसेस सर्विसेज, या सिक्योरिटी एंड सिस्टम सर्विसेज। तो आपको क्लाउडिंग कंप्यूटर में सॉस का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आता है तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और नहीं लगाया है तो इसका आंसर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसका आंसर है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया था? तो आपको पता होगा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है, तो उसमें जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो क्या वो जापान है, या दक्षिण कोरिया की टीम है, या मलेशिया की, या चीन की? तो इसका आंसर आपको पता होगा, और सही आंसर है चीन। ठीक है, तो अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन कर रहा है? यानी इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो शनि ग्रह के बारे में सही और सटीक जानकारी दे रहा है? क्या शनि यह एक गैस का बना विशाल पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और जिसका घनत्व पानी की तुलना में कम है, या यह सौरमंडल में सबसे खोजा गया 7वां ग्रह था, या इसके बादल जैसे बाहरी क्षेत्रों में गैसीय रूप में मीथेन और क्रिस्टलीय रूप में अमोनिया पाई जाती है,
या इसकी सतह का रंग लाल होता है। तो आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन ऐसा है जो शनि ग्रह की सही और सटीक जानकारी दे रहा है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा और आंसर है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है, यानी साक्षर जिला वाला राज्य कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है, तो वो जिला कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है, इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपको बताना है क्या वो लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची के लिए, या राष्ट्रीय उद्यानों की सूची के लिए, या पौधों की नई प्रजातियों की सूची के लिए, या जलवायु परिवर्तन डेटा संग्रह करने के लिए। तो इसका आपने आंसर लगा लिया होगा और सही आंसर क्या है इसका, लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या है, क्या बिना डेटा लेवल के मॉडल को प्रशिक्षित करना, या डेटा लेवल्स का उपयोग करके मॉडल को प्रशिक्षित करना, या केवल आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करना, या पूरी तरह स्वायत्त लर्निंग है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपने आंसर लगा लिया होगा और इसका सही आंसर है बी। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे। और आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है, आप इसका आंसर हमको कमेंट में बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कमेंट करके बताएंगे कि गांधी जी का वो 1917 का कौन सा सत्याग्रह से संबंधित एक स्थान है, क्या वो अहमदाबाद है, चंपारण है, बारदोली है, या खेड़ा है। तो इसका जो भी आंसर सही है आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर जरूर दें। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपकी डेली 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है और आपको एक तरह से सामान्य जानकारी का आपका खुद का एक मेजरमेंट पता चल जाता है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।